आज मैं आप लोगों को ईश्वरन द स्टोरी टेलर का हिंदी बता रही हूँ। यह कहानी एक नवयुवक महेंद्र द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। वह एक फर्म में कनिष्ठ निरीक्षक था, जिसे फर्म से विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, पुल, बांध तथा अन्य चीज़ों के लिए किराए में निरीक्षकों को उपलब्ध कराती थी। महेंद्र की नौकरी कार्यस्थलों में हो रहे कार्यों पर नज़र रखना था। उसे अपने मुख्य ऑफिस के आदेश से जहाँ भी भेजा जाता वह जाता। कहने का अर्थात है वह इधर उधर ऑफिस के काम से घूमता। उसका काम था निगरानी रखना कार्यों पर। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल निर्माण के स्थल तक वहाँ महीनों महीनों रहना पड़ता, या किसी रसायन संयंत्र पर काम करने जाना होता। उसके बाद क्या है कि ईश्वरन जो है वह क्या है, कवारा था। उसकी ज़रूरतें सामान्य थी और हर प्रकार की विषम परिस्थितियों में वह सामंजस्य स्थापित कर लेता था। चाहे कोई घटिया सर्किट घर हो, चाहे पत्थरों का खादान हो, उसे छोटा मोटा भी रहने का स्थान मिलता, वह रह जाता और हमेशा खुश रहता। उसके पास एक रसोइया था, उसका नाम था ईश्वरन, जो उसके लिए भोजन पकाता, कपड़े धोता और उससे ढेर सारी बातें किया करता। और ईश्वरन जो था विभिन्न तरह की कहानियाँ गढ़ता था। ईश्वरन में एक अद्भुत क्षमता थी, जिससे वह सब्जियों व पकाने की अन्य वस्तुएं ना जाने कहाँ से उत्पन्न कर देता था। जहाँ मीलों कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, वह जिंक सीट के आश्रय के नीचे नए कार्यस्थल पर 1 घंटे के अंदर ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन चमत्कारपूर्ण तरीके से तैयार कर देता था। महेंद्र सवेरे उठकर नाश्ता लेकर अपने काम पर चला जाता तथा वह अपने लिए कुछ तैयार भोजन ले जाता था। इस बीच ईश्वरन छप्पर सुधारता, अपने कमरे को साफ करता, कपड़ों को धोता, पानी की कई बाल्टियों से नहाता। वह नहाता खूब था, पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करता। और नहाने के दौरान वह गुनगुनाता था। जैसे कि हमारे भारतीय समाज में हमेशा लोग तरह तरह के हनुमान चालीसा और भी पूजा से रिलेटेड वो गुनगुनाते हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, उसे गुनगुनाते हैं। अब देखिए क्या है, महेंद्र सुबह उठकर नाश्ता लेकर अपने काम पर चला जाता और जो भी तैयार भोजन रहता वह टिफिन में ले लिया करता था। इसी बीच ईश्वरन जो है वह कमरे को साफ करता, कपड़ों को धोता, पानी की बहुत सारी बाल्टियों से, मतलब बाल्टी बाल्टी पानी लेकर खूब नहाता मन भर के। उस दौरान वह प्रार्थना भी गुनगुनाता। और अपराह्न में भोजन का जब समय हो जाता तो वह क्या करता, उस समय थोड़ा सा जम्हाइया लेता, थोड़ा सा सोता। उसे जम्हाइयों लेने से पहले वह थोड़ा सा पढ़ता था। वह तमिल भाषा की रोमांचक पुस्तक पढ़ता था। वह काल्पनिक वर्णन करता, मतलब जो वर्णन है वह काल्पनिक वर्णन किया करता था। वह तमिल कहानियों को पढ़ता और फिर उसे अपने कल्पना में डालता और फिर उसे कहानी का एक रूप देकर अपना कुछ और जोड़कर वह कहानियाँ सुनाता। ठीक है, उसने स्वयं के वृत्तांत तमिल लेखकों से सर्वाधिक प्रभावित होते थे। वह जो भी कहता, जो भी कहानियाँ सुनाता, वह तमिल लेखकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और जब भी वह किसी छोटी भी घटना का वर्णन करता, उसे बड़ा बना देता, रहस्यमयी बना देता, आश्चर्यजनक बना देता, ताकि सामने वाला उसे सुने। उदाहरण के लिए जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें
कि सड़क पर, रेगिस्तानी सड़क पर एक अकेला पेड़ बिछा हुआ था। और जब उसने दूर से देखा तो उसे लगा कि जैसे कोई झुर्रीदार जानवर पड़ा है। और सामने वाला जो है उसे उसकी कहानियाँ सुनने के लिए एकदम अट्रैक्ट हो जाता। वो इस तरह से कहानी सुनाता, कहता कि मैं दूर था, मैंने देखा सुनसान सड़क पर एक जानवर गिरा हुआ है, वह पूरा झुर्रीदार है। लेकिन जब मैं नज़दीक आया तो मैंने देखा कि वह कोई जानवर नहीं, एक पेड़ है जो कि गिरा हुआ है और चारों तरफ उसकी सूखी डालियाँ फैली हुई हैं। तो इस तरह से वह सामने वाले को पूरा अट्रैक्ट करता, छोटी से छोटी घटना को बड़ा करके, रोमांचकारी करके सुनाता। और महेंद्र बिना कुछ सवाल किए, बिना किसी तरह का कटाक्ष किए, चुपचाप उसकी कहानियों को धैर्यपूर्वक सुनता रहता। स्मरण जो है वह शुरू हो जाता कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जहाँ रहता था वहाँ इमारतें और लकड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत विशाल घने जंगल का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ जो लकड़ियाँ हाथियों के द्वारा ट्रकों पर लादी जाती थी और हाथी जो थे जानवर थे, हिस्ट पृष्ठ थे। उसका कहने का अर्थ है कि मैं जहाँ का रहने वाला, मैं ही हिस्ट पृष्ठ नहीं बल्कि वहाँ के जानवर भी जो बहुत ही हिस्ट पृष्ठ है। और कहने का जानवर जो थे एकदम मदमस्त हो जाते थे और महावत भी उसे काबू में नहीं कर पाते थे। वह ऐसा कहता कि जब जानवर जंगली हो जाते तो महावत, जैसे कि हाथी को हम सभी जानते हैं, महावत उसका मालिक होता है, वो भी काबू नहीं कर पाता। और वो कहता कि एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के अहाते से बच निकला और झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बैलों को उखाड़ता हुआ, टहनियों को उखाड़ता हुआ, तोड़ता हुआ वह मदमस्त होकर घूमने निकला। और जानते हो श्रीमान, ईश्वरन बोलता है अपने मालिक को, हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वह पागल हो जाता है और वह अपनी कहानी को पूरा सामने वाले को उत्साहित कर देता। और ईश्वरन एकदम बिल्कुल हाथी की तरह मदमस्त हो जाता, उछलता कूदता, फर्श पर बैठ जाता और उछल कूद कर एक्शन करके वह महेंद्रन को कहानियाँ सुनाता। वह कहता है कि हाथी एक बार नगर के बाहर आ गया और उसने कहा कि हाथी हमारे नगर के बाहर आ गया, दीवारों को वहाँ पर क्या है माचिस की तीलियों की तरह तोड़ रहा था। उसने कहानी को जारी रखा, कहा कि मुख्य सड़क आ गया, फल की दुकानें, मिट्टी के बर्तन वाली दुकानें तथा कपड़ों की दुकानें, सभी को उसने तहस नहस कर डाला और घबरा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसने कहा, और उसने क्या कहा कि जितने भी बच्चे थे सभी बच्चे, हाथी स्कूल के अहाते में आ गया, सभी बच्चे डर के मारे कमरे में बंद हो गए। हाथी चिंघाड़ कर इधर उधर घूमने लगा। उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट को, क्या वॉलीबॉल नेट को, सबको उखाड़ दिया और वह चारों तरफ पानी के टैंकर को भी उसने क्या क्या चपटा बना दिया और जितनी भी झाड़ियाँ थी उसे उखाड़ डाला। और कह रहा है कि अध्यापक जो थे वो छत पर चढ़ गए डर के। हाथी की डर से बच्चे कमरे में बंद हो गए और अध्यापक जो थे वो छत पर चढ़ गए। वहाँ से सभी लोग हाथी की विनाश लीला देखने लगे और मैदान में नीचे एक भी व्यक्ति नहीं रह गया। सारी गलियाँ खाली पड़ गई, संपूर्ण नगर जो है वह खाली पड़ गया, लगा लोग कहाँ गायब हो गए। और फिर वो कहता है कि मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था तथा छत के ऊपर से पूरा नाटक देख रहा था। न जाने मुझ में अचानक क्या हुआ, कैसी ताकत आई। मैंने अध्यापक के हाथ से छड़ी ली और सीढ़ियों से नीचे उतर आया, आंगन में आ गया। हाथी चिघाड़ रहा था, वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, टहनियों को हिला रहा था, लेकिन मैंने हाथी के पांव पर जोर से उस लकड़ी से मारा। और उसने कहा कि मैंने उसे जोर से लकड़ी से मारा। सभी लोग नज़ारा जो मैं कर रहा था देख रहे थे। हाथी ने क्रोध से मुझे देखा और वह मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। उसी क्षण
मैं उसकी ओर आगे बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति जुटाकर उसके तीसरे नाखून पर जोर से मारा और क्षण भर के लिए लगा कि हाथी जो है वह मूर्छित हो गया, हाथी को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गया और हाथी को कपकपी आ गई और वह लुढ़क गया। वह इस तरह से वर्णन करता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वह ऐसा महेंद्रन को बताता है। फिर क्या हुआ, ईश्वरन कहानी को बीच में ही छोड़ देता है और कहता है कि ईश्वरन कि अब मैं शाम का खाना बनाने जा रहा हूँ, और गीत गुनगुनाने रहता है। बीच में ही कहानी वह अधूरा छोड़ देता है। वो बहुत ही चालाक था कि लोग कैसे उसकी ओर आकर्षित हो, तो वो क्या करता था, कहानी को बीच में ही ख़त्म कर देता और चला जाता। अब महेंद्रन वह सुनना चाह रहा है कि आखिर वो कब कहानी सुनाएगा। फिर वो पूछता है कि अच्छा बताओ कहानी के आगे क्या हुआ। बोलता है क्या हुआ, पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, पशु चिकित्सक ने उसकी इलाज की और उसके बाद महावत अपने साथ लेकर चला गया उसे। उसके बाद फिर पूछता है महेंद्रन कि आखिर तुमने ये कला सीखी कहाँ। तब वो कहता है कि अरे आप नहीं जानते, मैं जो हूँ कराटे जानता हूँ, जिसका नाम है जूजित्सु, और यह एक जापानी कला है जिसे मैंने सीखा है और इसी कला के द्वारा मैंने हाथी को अपने काबू में कर लिया, इतने बड़े जानवर को अपने काबू में मैंने कर लिया। अब देखिए क्या है कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि ईश्वरन तरह तरह की कहानियाँ नहीं सुनाता। और आज वह कहता है महेंद्रन को, जानते हैं श्रीमान, यहाँ पे फैक्ट्री में बहुत सारी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ मिली है। ये जो फैक्ट्री है ना बहुत ही खतरनाक है और हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं ये खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे जानते हैं पूर्णिमा की रात को एक स्त्री का भूत आता है, आधी रात को। वह फीटस मतलब बच्चे के भ्रूण को लेकर इधर उधर घूमते रहते। पहले तो महेंद्रन ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, ना हटाओ तुम क्या ये सब कहानी सुनाते रहते हो भूत प्रेत। और महेंद्रन ने जब से ईश्वरन ने ये कहानियाँ सुनाई, वह अब दरवाज़ा खिड़कियाँ कभी रात को खोलता नहीं। पहले उसे बाहर देखना और बहुत पसंद था, पूर्णिमा की रात को बाहर झांकना, देखना, नज़ारा को, प्राकृतिक दृश्य को देखना महेंद्रन को बहुत पसंद था। लेकिन जब से ईश्वरन ने उसे कहानी भूतों की सुना दी तब से वो डर गया था। लेकिन फिर उसने एक दिन एक आवाज़ सुनी। आवाज़ थी किसी महिला की रोने की। उसे लगा कोई बिल्ली होगी, उसने उसे अनसुनी कर दिया। लेकिन वह जब आवाज़ लगातार आ रही थी उसने हिम्मत किया और हिम्मत करके उसने खिड़की खोला और देखा। उसने क्या देखा कि सचमुच में वहाँ एक औरत है जिसकी उलझे बाल हैं और उसके हाथ में कटरी जैसा उसने कुछ हाथ में रखा है। जैसा ईश्वरन ने बताया था, उसके हाथ में एक बच्चे का भ्रूण है, अजन्मे बच्चे का। और वह देखकर घबरा जाता है, डर जाता है। दूसरे दिन वह किसी को कुछ नहीं बताता। ईश्वरन हंसकर बोलता है, आपके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा आप ही के कमरे के आसपास से आ रही थी। महेंद्रन ने कुछ नहीं कहा। उसके बोलने से पहले वह अपने ऑफिस गया, उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसने निर्णय ले लिया कि मैं इस जगह को तत्काल छोड़ देता हूँ, और ऐसा निर्णय उसने लिया। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये कहानी पूरी तरह से समझ गए होंगे। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, रहस्यमयी कहानी है, और ईश्वरन और महेंद्रन का इसमें जो चरित्र चित्रण हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ध्यान से सुनिए और आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। थैंक यू।